हेलो फ्रेंड्स, स्टूवान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के फर्स्ट पार्ट पर, जिसमें हम लोगों ने नर्व्स देखा था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स आर देयर, न्यूरॉन्स आर देयर, नर्व सेल्स आर देयर। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और कैसे ये कंडक्ट होती है। आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के विषय में बात करेंगे। तो बेटा चलो देखते हैं CNS में क्या है। CNS में जैसा हमने कल बताया था आपको कि इसमें दो मेजर पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके दो मेजर पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यदि हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन कहाँ पर होता है? ब्रेन जो है ये मेन आर्गन होता है, मेन कमांडिंग आर्गन भी है और ये पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम इसी का होता है। ठीक है, पूरे बॉडी सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ब्रेन का होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इट एक्ट्स एट द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम का काम करता है, मतलब ये कहता है क्या करना है और कंट्रोल भी रखता है कैसे आपको करना है। इन दोनों बातों पर ये कंट्रोल रखता है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर बात करें ह्यूमन ब्रेन की, तो ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल। स्कल जानते हैं आप लोग, जिसके विषय में आपको बताया गया था कि इसमें जो है 6 टाइप की 8 बोन्स होती हैं। ठीक है ना, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, एथमॉइड एंड टीनॉइड। तो ये जो है ब्रेन बॉक्स में, क्रेनियम में ये प्रोटेक्टेड रहता है ब्रेन। जिससे जो आपका है कि स्कल में ये ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। एंड ब्रेन इज कवर्ड विद द 3 लेयर्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। द 3 लेयर्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। और ये मेनिंजेस कौन कौन है? आउटर ड्यूरामेटर, ठीक है, मिडल अरेक्नॉइड एंड द इनर वन इज द पिया मेटर। इनर मोस्ट इज द पिया मेटर। तो ये जो है 3 इसके डिविजन्स होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। ये 3 लेयर्स होती हैं, दीज आर द 3 लेयर्स। ठीक है, और ब्रेन को ये जो है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। एंड ब्रेन इज आल्सो कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्ट्स। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। कौन कौन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर आप देखिए तो ये पूरा पार्ट क्या है? ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ठीक है, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। उसके नीचे फिर क्या है? इसमें आप देख रहे हैं इसमें फोल्डिंग्स हैं, क्योंकि नर्व सेल्स होती हैं यहाँ पर। जो नर्व सेल्स जो है वो फोल्ड करके अरेंज रहती हैं, जो कि फोल्डिंग्स के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, उसके नीचे ये जो है ये कार्पस कैलोसम है। लाल वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ये कार्पस कैलोसम है, जो कि सेरिब्रम को जोड़ने का काम करता है। एक्चुअली होता क्या है कि सेरिब्रम, जो कि ब्रेन का मेन पार्ट होता है, फोर ब्रेन का मेन पार्ट होता है, यह 2 लोब में बटा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। एंड दीज सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर इंटरकनेक्टेड बाई कार्पस कैलोसम। ये कार्पस कैलोसम द्वारा इंटरकनेक्टेड रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। इनके ऊपर की जो सेल होती है, जो ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है, जो ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर में मेड्यूला रीजन बनाएगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। अब उसके बाद नीचे जो है उसके ये हाइपोथैलेमस है, जो भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है, फिर उसके नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, देन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, इस पे क्वेश्चन बनता है बेटा, व्हाट इज ब्रेन स्टेम? तो ब्रेन स्टेम में आपका आता है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। क्यों? देखो ये, अगर हम इस ब्रेन को एक ट्री जैसा कंसीडर करें, तो ट्री में
ऊपर जो है ब्रांचेज एंड लीव्स हो जाएंगी तो बीच में क्या होगा, एक स्टेम होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये पूरा एक स्टेम जैसा बिहेव दिख रहा है ना, स्टेम जैसा लग रहा है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, अगर आप देखिए तो मिड ब्रेन पहले आ रहा है, उसके बाद पॉन्स है, हाइंड ब्रेन का पॉन्स है, फिर क्या है, मेड्यूला है, ठीक है ना। सेरिबेलम जो कि हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है लेकिन वो पीछे हो जा रहा है, इसलिए ये मेन जो पार्ट है जो कि मेन एक्सिस बना रहा है ब्रेन के लिए वह है मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेड्यूला, ठीक है बेटा, मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेड्यूला, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि फोर ब्रेन की ही बात हम अभी कर भी रहे थे। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, क्या क्या बेटा, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब देखो आपको क्या याद रखना है कि किस पार्ट का कहाँ पर लोकेशन है और उसका काम क्या है, ठीक है ना, किस पार्ट का कहाँ पर लोकेशन है और क्या काम है, इस बात को आपको कंसंट्रेट करना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक बेटा। दूसरी बात क्या कि इट डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स नोन एज व्हाट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, जो मैंने अभी बताया आपको कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में बटा होता है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाई कार्पस कैलोसम्स, ठीक है ना, इंटरकनेक्टेड बाई कार्पस कैलोसम, ठीक है। और उसके बाद सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कवर्स अ लेयर ऑफ सेल्स नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के ऊपर एक सेल लेयर थी जिसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, जिसमें आपने देखा ही, मैंने दिखाया आपको ना कि बहुत सारे फोल्डेड सेल्स प्रेजेंट हैं। ये फोल्डेड सेल्स क्या है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाते हैं, ठीक बेटा। उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ग्रेइश क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्रे क्यों इसे ग्रे मैटर कहे, क्योंकि ग्रे मैटर जो है इसलिए कहे इसको क्योंकि वह रीजन जो है वो साइटॉन का रीजन होता है। जैसा मैंने अभी आपको कल बताया था कि एक नर्व सेल के 2 पार्ट, पहला क्या साइटॉन और दूसरा क्या एक्सॉन, डेंड्राइट भी होता है लेकिन मेन क्या साइटॉन और एक्सॉन, अभी लगे हुए उससे निकले हुए डेंड्राइट्स, साइटॉन से ही। तो साइटॉन इसमें पाया जाता है, साइटॉन में प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के प्रेजेंस के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है, इसका कलर ग्रेइश हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं, ठीक बेटा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है हाँ न्यूरल्स, देखिए न्यूरल सेल बॉडीज, सेल बॉडी में साइटॉन्स, न्यूरॉन की सेल बॉडी यानी साइटॉन्स जो है उस रीजन में कंसंट्रेटेड होते हैं एंड बिकॉज ऑफ द सेल बॉडीज इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या पाया जाता है, क्या इसका रोल है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये देखिए इसमें मोटर एरिया होती है, सेंसरी एरियाज होते हैं एंड लार्ज रीजन दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है मोटर और सेंसरी दोनों एरिया है। तो मोटर सेंसरी दोनों एरिया होने से क्या फायदा हुआ भाई कि जो सेंसेशंस आएंगे उसको रिसीव करेगा और अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके फिर मोटर सेंटर के माध्यम से फिर वो उस मैसेज को इफेक्टर आर्गन तक भी भेजेगा ताकि वो रिस्पॉन्सेस कर सके, ठीक है। तो इन एरिया को, चाहे वह सेंसरी एरिया हो या मोटर एरिया हो, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएशन एरियाज, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड एज एसोसिएशन एरियाज, क्योंकि इससे जो है बॉडी के दूसरे पार्ट कनेक्टेड हैं, इसलिए इसको क्या कहे, एसोसिएशन एरियाज कहे। एंड दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग लाइक द इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के लिए ये जिम्मेदार होता है, ठीक है बेटा। किसके लिए, इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ,
ठीक है ना। जो इसमें जो फाइबर्स होते हैं मीन्स जो एक्सांस जो होंगे वो किससे कवर्ड होंगे, माइलिन शीथ से कवर होंगे, ठीक है। एंड दिस माइलिन शीथ पार्ट कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का निचला हिस्सा बनाता है। ऊपरी हिस्सा कॉर्टेक्स वाला किससे बना, साइटॉन से बना, सेल बॉडी से भी से बना। और निचला हिस्सा किससे बन रहा है, ये बन रहा है एक्सान से, जो कि कैसा है, माइलिनेटेड है, माइलिन शीथ उसमें लगा हुआ है। एंड दे गिव द ओपेक वाइट अपीयरेंस, ये वाइट अपीयरेंस देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। तो वाइट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सॉन, ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ साइटॉन। ठीक है बेटा। दूसरा आता है, अब थैलमस की बात करते हैं कि थैलमस क्या करता है। दिस इज द एरिया प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एंड नोन एज व्हाट, थैलमस, ठीक है। एंड इट इज सराउंडेड बाय द सेरिब्रम। ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि किससे ये सराउंडेड होता है, ठीक है। थैलमस इज सराउंडेड बाय सेरिब्रम, थैलमस इज सराउंडेड बाय सेरिब्रम, थैलमस जो है सेरिब्रम से सराउंडेड होगा, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व इन द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ये सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। थैलमस का काम क्या होगा कि सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव करके मोटर सिग्नल्स के माध्यम से मैसेज को प्रोसीड करना, भेजना, ठीक है ना। और फिर उसके बाद होता है थैलमस। थैलमस का काम क्या होता है, सॉरी हाइपोथैलमस। तो हाइपोथैलमस ये जो है नीचे प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ द थैलमस, थैलमस के बेस में प्रेजेंट होता है। और इसमें जो है बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, दो सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम एक्टिविटी लाइक द ड्रिंकिंग, ठीक है ना, जैसे पानी पीना, भूख लगने वाला सेंटर, ठीक है ना। थर्स्ट, सेंटर ऑफ थर्स्ट, सेंटर ऑफ क्वेंच, प्यास बुझाने का भी सेंटर है, सेंटर ऑफ हंगर भी है, सेंटर ऑफ सेटिस्फैक्शन भी है। ये सब सेंटर्स जो है यहाँ पर होते हैं। और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने वाला सेंटर भी है इसी में। इसके अलावा तो क्या आपने देखा कि हाइपोथैलमस कहाँ प्रेजेंट है, थैलमस के लोअर रीजन में प्रेजेंट है। काम क्या होता है इसका कि ये कुछ बॉडी सेंटर्स इसके पास होते हैं, बॉडी फंक्शनिंग के, जिन फंक्शंस को ये कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे हंगर, थर्स्ट, क्वेंच एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस। इसके अलावा इसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या होती हैं भाई, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ये न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो अगले चैप्टर में आप लोग देखेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, जो हार्मोन्स जाकर के पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी हमारा मास्टर ग्लैंड है, और क्यों, क्योंकि वह अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारा जो ये हाइपोथैलमस है, ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि यह दूसरे फंक्शंस, इसके पिट्यूटरी के फंक्शंस को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है बाय रिलीजिंग द न्यूरो हार्मोन्स, जिसकी दो कैटेगरी हो जाती है, इनहिबिटरी एंड रिलीजिंग हार्मोन्स, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे। इसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक द एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। इसको भी ध्यान रखिए बेटा। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, ये क्या होता है, ये किससे बना होता है, यह बना हुआ है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, इन सबों के एसोसिएशन से एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहेंगे। हम लोग लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहेंगे। एंड दिस लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, अब ध्यान दीजिएगा, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस ये दोनों कंबाइंडली
इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। किस फंक्शन को रेगुलेट करता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर के क्या रेगुलेट करेंगे, सेक्सुअल बिहेवियर्स। ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल बिहेवियर्स, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, जैसे एक्साइटमेंट हुआ, प्लेजर हुआ, रेज, फियर या मोटिवेशंस, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, लिम्बिक सिस्टम का होता है। ठीक है ना। तो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस दोनों के एसोसिएशन से क्या होता है कि सेक्सुअल बिहेवियर्स, इमोशंस और मोटिवेशंस कंट्रोल होते हैं। ठीक बेटा, तो याद रखिएगा, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पर कि हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि इट हैज सेंटर्स फॉर ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस। दूसरा बात ये कि इसमें न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स भी रिलीज करता है ये, जो कि पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तीसरा बात कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में जो एसोसिएटेड एरियाज हैं और जैसे कि जो है एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, इन सबों के एसोसिएशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहेंगे, लिम्बिक लोब कहेंगे। लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस मिल करके क्या कंट्रोल करेंगे, दे कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस एंड मोटिवेशंस को कंट्रोल करने का काम करेंगे। ठीक बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की यदि हम बात करें तो यह इसका नाम मिड ब्रेन क्यों रखा गया, क्योंकि यह फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इसलिए इसको क्या कहा, मिड ब्रेन कहा। इसमें जो है 4 लोब्स होते हैं। इट हैज़ द 4 लोब्स, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहेंगे। 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स, एंड दीज लोब्स आर नोन एज कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और इसमें एक कैनाल होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट, और वह सेरिब्रल एक्विडक्ट इसी से पास होती है। इट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंबाइनली फॉर्म द ब्रेन स्टेम। तो हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिब्रम को छोड़ करके, सेरिबेल्लम को छोड़ करके, सेरिबेल्लम हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है उसे छोड़ करके पांस और मेड्यूला और हाइंड ब्रेन, तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं, जो भी मैंने बताया था आपको। अब हम लोग हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन में पांस है, सेरिबेल्लम है एंड मेड्यूला ऑब्लांगाटा है। ये 3 पार्ट हो जाते हैं, पांस, सेरिबेल्लम एंड मेड्यूला ऑब्लांगाटा। तो जिसमें से पांस का काम होता है, पांस जो है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी से कनेक्टेड होता है और इसी में न्यूमोटैक्टिक सेंटर पाया जाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के लिए सेंसिटिव होता है। और इसलिए जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ना शुरू होता है, तुरंत ये सेंसिटाइज होकर के मेड्यूला ऑब्लांगाटा में प्रेजेंट इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है ताकि वो इंस्पिरेशन का काम कर सके। ठीक है ना। और जब जैसे ही लेवल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है, तुरंत ये एक्सपिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा ताकि जो है वो फिर एक्सपिरेशन को करा सकें, प्रोसीड कर सकें। ठीक है, तो ये पांस हुआ। दूसरा होता है सेरिबेल्लम। सेरिबेल्लम जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल द बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है ना। अ कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज व्हाट, मेड्यूला ऑब्लांगाटा। मेड्यूला ऑब्लांगाटा ब्रेन का सबसे पिछला पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, जो एक्सटेंड करके स्पाइनल कार्ड बनाता है, जो स्पाइनल कार्ड बैकबोन के तहत, बैकबोन के अंदर जो है से गुजरती है। ठीक है। और ये मेड्यूला, लेकिन मेड्यूला के भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन। जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेशन के लिए इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी सेंटर इसी के पास होता है। ठीक है। तो मेड्यूला कंट्रोल्स द
गैस्ट्रिक सेक्रीशंस, रेस्पिरेशंस एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस, हार्ट बीट, ये कंट्रोल करने का काम किसका होता है? मेडुला का होता है। कल मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सा वो बॉडी पार्ट है जो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है, तो ब्रेन का हमारे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को कंट्रोल करने वाला मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक बेटा, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ब्रेन पार्ट आपको क्लियर है। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे हमारा है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेटा? इट इज सडन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज द सडन एंड इनवॉलंटरी एक्शन परफॉर्म्ड बाय द it is sudden involuntary action performed by the voluntary muscles. voluntary muscles immediate जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, that is what reflex action. ठीक है, तो involuntary response towards the stimulus is known as reflex action and the pathway of reflex action is known as reflex arc. वह पाथवे जिसके थ्रू इम्पल्सेस मूव करते हैं इन रिफ्लेक्स एक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्टेड ऑफ अफरेंट न्यूरॉन्स, इफरेंट न्यूरॉन्स एंड कनेक्टेड एट द स्पाइनल कॉर्ड। अफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। इफ अफरेंट मीन्स सेंसरी, इफरेंट मीन्स मोटर। मैं बार बार बताया, कल भी बताया मैंने। अफरेंट मीन्स सेंसरी, जो मैसेज को ले आता है, ठीक है ना, जो भी उसको नेचर से स्टिमुलस जो मिलते हैं उसे ले आता है। और इफरेंट का मतलब होता है जो कि जो है, जो भी स्टिमुलस जनरेट होते हैं ब्रेन से, जिसे हम लोग रिस्पॉन्सेस कहते हैं, उसे जो है फिर इफेक्टर आर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। इम्पल्सेस को इफेक्टर आर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। तो अफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स होते हैं इसमें, और साथ ही साथ एक जो है बीच में स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिससे जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, एंड अफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अ सेंसरी आर्गन एंड द सिग्नल्स is then transmitted through the dorsal nerve root into the CNS. dorsal root के थ्रू जो है CNS में डालेगा, and then the efferent neuron then carries the signals from CNS to effector organ जैसे muscles। ठीक है, आओ इसको हम लोग देखते हैं एक डायग्राम से, तो चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे देखिए यहाँ पर है एक, यहाँ पर ये हमारा क्या है? यह है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो इस स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड लिखा भी है यहाँ पर, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। इस स्पाइनल कॉर्ड में यह क्या हो गया? यह है डार्सल रीजन और यह है वेंट्रल रीजन। तो डार्सल रूट से जो कनेक्टेड है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अफरेंट न्यूरॉन। डार्सल रूट से जो कनेक्टेड है उसे क्या कहेंगे? अफरेंट न्यूरॉन कहेंगे। तो अफरेंट न्यूरॉन को ये मैसेज जो है यहां से देखिए, जैसे अगर ये जो है, सपोज करिए कि ये फ्लेम को जो है फिंगर ने टच किया, तो टच करने के बाद ये इंफॉर्मेशन सीधे जो है चला, कहाँ पहुंचा? स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा। किसके थ्रू पहुंचा? विद द हेल्प ऑफ अफरेंट न्यूरॉन, जिसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर एक इंटर न्यूरॉन होता है। इंटर न्यूरॉन जो कि जो है कनेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, इसका नाम ये इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, क्योंकि ये दो पार्ट को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ जो है, इधर जो है सेंसरी से जुड़ा हुआ है, इधर मोटर से जुड़ा हुआ है। तो इंटर न्यूरॉन ने इस मैसेज को
कनेक्ट, जैसे फ्यूज वायर होता है जो कि दो इलेक्ट्रिक वायर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक वैसे ही ये जो है यह इंटर न्यूरॉन ने क्या किया कि सेंसरी को मोटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्शन के बाद अब यहाँ पर जो मैसेज बना, ठीक है ना, जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, जो इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हुई, ठीक है, उस इम्पल्स को लेकर के ये चला। ठीक है, उस इम्पल्स को लेकर के ये कौन चला? इफरेंट न्यूरॉन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मोटर। इफरेंट न्यूरॉन जो है लेकर के चला मैसेज, और ये मैसेज को कहाँ पहुंचाया? मसल्स को पहुंचाया। मसल्स को सूचना आई, तो जैसे ही मसल्स को सूचना आई तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से हाथ ऊपर उठ गया, और हाथ ऊपर उठने के बाद यहाँ पर पेन की फीलिंग हुई। तो हाथ का ऊपर उठना ये क्या था? ये रिफ्लेक्स था। और यह होने में, जैसे ही आप किसी जो है गर्म चीज़ को छुएंगे या किसी नुकीली चीज़ को छुएंगे तो तुरंत आपका हाथ उठने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये हाथ आपको उठ जाता है ऊपर। इतना जितना हमने आपको यहाँ पर बताया ये पूरा पाथवे, वो तो ठीक है, लेकिन इस पाथवे को चलने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम समय में ये काम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा? रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। जिस जो एक इसका पाथवे है, इस दिस पाथवे इज नोन एज पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन इन द सेंस रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज व्हाट? रिफ्लेक्स आर्क। इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। और ये पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। ठीक बेटा, इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, चलो सेंसरी परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है कि सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट द चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करके सीएनएस को ये मैसेज देगा, एंड सीएनएस विल पास सिग्नल्स अकॉर्डिंगली टू मेंटेन टू कोप अप विद द सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने के लिए ये फिर जो है मैसेज पास करेगा। ठीक है, तो बेटा ये रहा हमारा सेंसरी सिस्टम के विषय में, मीन्स नर्वस सिस्टम के विषय में। अब जो है दो आपको आर्गन के विषय में भी जानना है। पहला आर्गन आपका क्या है? आई है, ह्यूमन आई, और दूसरा आर्गन है आपका ईयर। ठीक है, तो चलो ह्यूमन आई के विषय में देखते हैं। आई कहाँ प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट इन द स्कल, इन द बोनी सॉकेट नोन एज व्हाट? आई आर्बिट। जिस बोनी सॉकेट में ये प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आई आर्बिट कहते हैं। ठीक है ना, ये आई आर्बिट, ठीक है, आई बोन्स। एंड इट कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। बाहरी लेयर क्या कहलाती है? स्क्लेरा, मिडल लेयर कहलाती है कोराइड, और इनर लेयर क्या कहलाएगी? रेटिना। इनर मोस्ट लेयर इज द रेटिना। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें आउटर लेयर जिसे हम लोग कहते हैं स्क्लेरा, तो स्क्लेरा किसका बना हुआ है? स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यह डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। कोराइड किसका बना होता है? इसमें ब्लड वेसल्स, ये थोड़ा सा रेडिश अपीयरेंस होता है बिकॉज इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती हैं, फाइन ब्लड वेसल्स रहती हैं, और ब्लड की सप्लाई इसमें रहती है, इसलिए थोड़ा रेडिश अपीयरेंस का होता है। इनर मोस्ट लेयर की यदि हम बात करें तो इनर मोस्ट लेयर जो है रेटिना होती है, जहाँ पर कि नर्व सेल्स होती हैं, बाईपोलर न्यूरॉन होते हैं। ये बात क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि रेटिना में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बाईपोलर होते हैं। और ये जो है ये यहीं पर जो है जो फिगर बनता है, रेटिना जो फिगर बनता है वहीं फिगर जो है ब्रेन तक पास होता है। ठीक है, the choroid become thick anteriorly and it form the ciliary body। ठीक है ना, इसी से ciliary body बनेगी। अभी मैं बताता हूँ ciliary body कहाँ है। and the visible color portion of the eye is known as iris।
विजिबल एंड कलर्ड पोर्शन ऑफ आई इज नोन एज आइरिस, ठीक है। और बीच में उसमें क्या होता है, एक लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ठीक है, जो कि लिगामेंट्स द्वारा सपोर्टेड होता है, सिलियरी बॉडी द्वारा, सिलियरी बॉडी से निकली हुई लिगामेंट्स द्वारा सपोर्टेड होता है। आओ देखते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर है। ये देखो, अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या है हमारा आई बॉल कहलाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, आई बॉल कहलाएगा, ठीक बेटा। इस आई बॉल में सबसे बाहर की लेयर क्या है, स्क्लेरा है, सबसे बाहर की लेयर क्या है, स्क्लेरा है। यह स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा देखिए ऐसे आते हुए डिस्कनेक्टेड टिश्यू की बनी हुई है, इधर आकर के जो है ये पूरा जो है ये यहाँ पर यही लेयर कहलाती है कंजंक्टाइवा, ये बाहर की लेयर ये क्या कहलाती है, कंजंक्टाइवा कहलाती है। कभी कभी जो है आप लोगों को देखते होंगे कि आंखों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कंजंक्टाइटिस। कंजंक्टाइटिस मीन्स कंजंक्टाइवा जो ऊपर की लेयर होती है उसी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आंख स्वेल कर जाती है, रेड हो जाती है, वाटरी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा लेयर जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोराइड। ये देखिए ये रेड वाली जो लेयर है, ये रेड वाली लेयर क्या कहलाती है, ये कोराइड, ठीक है। और उसके अंदर यह वाली लेयर क्या कहलाती है, यह कहलाती है रेटिना। यह वाली लेयर क्या कहलाती है, रेटिना। अंदर की लेयर क्या कहलाती है, रेटिना। रेटिना में ही जो है नर्व फाइबर्स, नर्व सेल्स लगी रहती हैं, रेटिना में ही नर्व फाइबर्स एंड नर्व सेल्स लगी रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रोजेक्शंस हैं इससे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ये सिलियरी बॉडी हो जाती है, सिलियरी जोन हो जाता है। और ये है हमारा लेंस, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या है, ये लेंस है। अब यह लेंस जो है ये कनेक्टेड रहता है थ्रू द लिगामेंट, जिसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, और जो लिगामेंट जा कर के ये सिलियरी बॉडी से अटैच रहता है, ठीक है। अब इसके सिकुड़ने और फैलने से अगर जो है हमारा ये लिगामेंट अगर सिकुड़ा, लिगामेंट सिकुड़ेगा तो लेंस खींचेगा, ऐसे लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो लेंस ऐसे पतला हो जाएगा। जब लेंस पतला हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा और दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी बड़े आसानी से देखा जा सकेगा फोकल लेंथ बढ़ा करके, ठीक है। और अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो ये जो लिगामेंट्स होंगे वो ढीले हो जाएंगे, जिससे लेंस की थिकनेस जो है वह बढ़ जाएगी, ठीक है, फोकल लेंथ घट जाएगी और उसे भी आसानी से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को भी देख पाएंगे। तो यह पावर जो है, जो कि दूर रखे हुए और नज़दीक रखे हुए दोनों ऑब्जेक्ट को देख पाना ही क्या कहलाता है, एकोमोडेशन पावर कहलाता है। ये आई का एकोमोडेशन पावर कहलाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और देखिए, यह है हमारा आइरिस, ये हमारा क्या है, आइरिस है। जो आइरिस जो है यह लेंस के ठीक आगे है। और अगर आप देखेंगे आँख में, तो अगर आपकी ऐसे ये आँख अगर हम बनाएं तो इस आँख में बीच वाला जो आप दिखाते हो, ये बीच वाला, ठीक है ना, यह लेंस वाला हिस्सा जाता है, ये देखो, तो यह आइरिस होता है, ये वही आइरिस है, ठीक है ना। और सेंटर वाला क्या होता है, ये प्यूपिल होता है, सेंटर वाला ये प्यूपिल होता है। तो आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल का काम होता है कि कितनी लाइट आँख के अंदर जावे, इसको डिसाइड करना कि हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट शुड गो इनसाइड द आईज, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द आइरिस। तो अब देखो क्या होगा, आइरिस जो है अगर लाइट डीम है, अगर आप डीम लाइट वाले एरिया में हैं, अब उसके लिए कैसे कमरे में जहाँ पर जो है लाइट कम है, तो क्या होगा कि ये आइरिस की साइज जो है वहाँ पर आइरिस की साइज बढ़ जाती है, मतलब प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है, क्योंकि आइरिस सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जब आइरिस सिकुड़ेगा प्यूपिल की साइज बढ़ेगी, ऐसे जब प्यूपिल की साइज बढ़ेगी तो सफिशिएंट अमाउंट में लाइट आँख के अंदर जाने लगेगी और हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। दूसरी कंडीशन आती है कि यदि लाइट जो है, दूसरी कंडीशन आती है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ब्राइट लाइट रीजन में हो, तो
तो ब्राइट लाइट रीजन में आप हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि थोड़े से प्यूपिल की साइज मतलब थोड़े से प्यूपिल साइज से सफिशिएंट लाइट जो है अंदर आँखों में जा सकेगी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है प्यूपिल की साइज को घटाने के लिए जो आइरिस है वो ढीला हो जाएगा और इसके रिलैक्स होने से क्या होगा, प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी, कम लाइट से भी काम हमारा चल जाएगा, ऑब्जेक्ट आसानी से दिख जाएगा। लेकिन यही एक कारण होती है कि जब कभी हम जो है किसी लाइट रीजन से जब कभी डार्क रूम में जाते हैं तो कुछ समय तक हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब उसके थोड़े समय बाद फिर हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं वहाँ पर रखी हुई। क्यों? क्योंकि थोड़े समय में ही हमारी आई एडजस्ट हो जाती है, प्यूपिल की साइज बढ़ जाती है, आइरिस सिकुड़ जाता है और चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है एक लिक्विड लेंस और आउटर लेयर के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ये चैम्बर एंटीरियर चैम्बर कहलाता है या एक्वस चैम्बर कहलाता है। और यहाँ पर जो लिक्विड भरा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है ना, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विट्रस चैम्बर। इसको कहेंगे विट्रस चैम्बर और यहाँ पर जो लिक्विड भरा है उसे कहेंगे विट्रस ह्यूमर या विट्रस लिक्विड, विट्रस फ्लूइड। अब देखो कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी जो है फिगर यहाँ पर बनता है तो कैसे बनता है, जैसे ये तो एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ऐसे, तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट पास होगी, तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट पास होकर के जो है, तो यहाँ पर जो है इसका उल्टा डायग्राम बनेगा, उल्टा इसका इमेज बनता है। तो ये उल्टा इमेज बनने से, ठीक है ना, ये उल्टे इमेज की सूचना जो है रेटिना से कौन लेके जाएगा, ऑप्टिक नर्व जाएगा। कहाँ जाएगा, ये लेकर के जाएगा ब्रेन को। ठीक है ना, अब ब्रेन तब इसको जो है सीधा करके दिखाता है। ये इसका मैकेनिज्म होता है। एक्चुअली फिगर जो हमारी रेटिना बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन उसे सीधा करके हमें दिखाता है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि रेटिना कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरल सेल्स। गैंग्लियन सेल्स जो बंच में होंगे, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स जिसके विषय में मैंने बताया, बाइपोलर न्यूरॉन इस तरीके वाला, ठीक है, इसमें एक एक्सान और एक डेंड्राइट होगा। तो ये बाइपोलर न्यूरॉन जो है इससे बना होता है। ठीक है, एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स, तो 3 तरह के सेल्स हो गए, गैंग्लियनिक सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये 3 तरह की सेल्स इसमें पाई जाएंगी। ठीक है ना, और इसमें क्या है कि रॉड एंड कोन सेल्स, ये 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है 2 तरह की, रॉड एंड कोन सेल्स होती हैं। तो रॉड एंड कोन सेल्स में क्या है कि these contain the light sensitive proteins, these cells contain the light sensitive proteins, इसमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक बेटा, जैसे कोन जो है, कोन मीन फॉर द ब्राइट लाइट एंड कलर विजन। ब्राइट लाइट और कलर विजन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कोन। जबकि रॉड जो है वह मिड डिम लाइट के लिए होता है। ठीक है ना, रॉड जो है वह डिम लाइट के लिए होता है। रॉड जो प्रोटीन बनाता है, दैट प्रोटीन इज नोन एज रोडोप्सिन। रॉड से बनने वाली प्रोटीन क्या कहलाएगी, रोडोप्सिन। ठीक है ना, रॉड से जो प्रोटीन बनती है दैट इज नोन एज व्हाट, रोडोप्सिन। ठीक है, एंड कोन रिस्पॉन्ड टू 3 डिफरेंट कलर्स
कोन सेल से जो है 3 डिफरेंट कलर्स, क्योंकि कोन क्या है, लाइट, ब्राइट लाइट एंड कलर विजन के लिए जिम्मेदार होता है। कोन सेल्स ब्राइट लाइट एंड कलर विजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन कौन सा कलर विजन करेगा ये, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है ना, बाकी मिक्स करके उसी को बनाता रहेगा, ठीक है ना। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू बेसिकली ये 3 कलर को वो डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। रोडोप्सिन ये डिम लाइट के लिए जिम्मेदार होता है। अगर डिम लाइट में विजन के लिए जो है कौन जिम्मेदार है, रोडोप्सिन जिम्मेदार होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि रेटिना में 3 तरह की जो है 3 लेयर्स हैं, गैंग्लियन, देन बाइपोलर नर्व्स एंड देन आफ्टर द फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स में रॉड एंड कोन 2 होते हैं। तो रॉड जो है वह रोडोप्सिन बनाता है और डिम लाइट विजन के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कोन जो है वो ब्राइट लाइट एंड कलर विजन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स दैट कनेक्ट द आई टू द ब्रेन, आई को ब्रेन से ले जाने वाला, कनेक्ट करने वाला जो है ये वाली नर्व, ये नर्व क्या कहलाती है, ऑप्टिक नर्व कहलाती है। जो मैंने बताया अभी कि ये मैसेज को जो है कहाँ पहुँचाएगी, आई पर रेटिना पर बनी हुई इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाएगी ये, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर्स आर एब्सेंट इन दिस रीजन, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स आर एब्सेंट इन दिस रीजन, हेंस इट इज नोन एज व्हाट, ब्लाइंड स्पॉट। ये कुछ ऐसा जगह होता है रेटिना पर, कुछ ऐसे पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं और उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट्स। और द लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के ही पास में क्या होता है, एक मैकुला लुटिया नाम का एक जगह होता है। मैकुला लुटिया नाम का एक पॉइंट है। दिस मैकुला लुटिया इज द डेंसली पैक्ड विद ओनली कोन्स। इसमें सिर्फ जो है, सिर्फ क्या होते हैं, कोन्स होते हैं, ओनली कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो विजुअल रिजोल्यूशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वेरी गुड होता है, हाईएस्ट रिजोल्यूशन ऑफ द विजुअल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कोई भी चीज़, अगर कोई डायग्राम बन रहा है, दैट डायग्राम इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। एंड फ्लूइड फील्ड स्पेस, इस बात को ध्यान रखोगे बेटा, इस पर जो है आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो फ्लूइड फील्ड स्पेस बिटवीन द कार्निया एंड लेंस इज नोन एज व्हाट, एक्वस चैम्बर एंड फ्लूइड इज नोन एज aqueous humor. Similarly, the space between the lens and retina is known as what, vitreous chamber, and fluid is the vitreous humor, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। मैकेनिज्म ऑफ विजन की यदि हम बात करें तो व्हेन लाइट रेज आर फोकस्ड ऑन रेटिना, दे जनरेट द एक्शन पोटेंशियल ऑन द रॉड एंड कोन्स। रॉड एंड कोन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो रॉड एंड कोन्स जो है ये अपना काम करना शुरू करेंगे। फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं ये बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान देना कि ड्यू टू दिस अ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट सेपरेट इनटू द ऑप्सिन। फोटो सेंसिटिव पिगमेंट जो है किस में बदल जाएगा, ऑप्सिन में बदलेगा। ऑप्सिन क्या है, प्रोटीन कंपोनेंट है। और रेटिनॉल जो कि विटामिन ए है, रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ये दोनों जो है तब मिलेंगे, मिल करके क्या बनाएंगे, रोडोप्सिन बनाएंगे। दिस जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विच ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स पर जाएगा और तब जो है फिर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगी और आप चीज़ों को देख पाओगे, ठीक है। तो जैसे ही जो है फोटो सेंसिटिव सेल्स स्टिमुलेट होंगी, कोई इमेज बनेगा, फोटो सेंसिटिव सेल्स रेटिना पर इमेज बनते ही फोटो सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट होंगी। एक्टिवेट होकर के वो क्या बनाएंगी, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल, ठीक है।
फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स सेपरेट्स इनटू ऑप्सिन्स एंड रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए, ठीक है। एंड दिस जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और इम्पल्स कंडक्शन शुरू होगा। इम्पल्स कहाँ जाएगा? इम्पल्स विल रीच टू द विजुअल कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द ब्रेन, और तब जा करके जो है ये दिखाई देगा। ठीक बेटा, तब जा करके चीजें दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, अब हम आते हैं ईयर पर। ईयर की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ईयर की यदि हम बात करें तो ये देखिए हमारा ईयर है। ईयर के हमारे जो है दो काम होता है, ईयर का दो काम होता है। पहला काम क्या होता है? हियरिंग, और दूसरा काम क्या होता है? बॉडी बैलेंसिंग। पहला काम है हियरिंग, दूसरा काम है बॉडी बैलेंसिंग। यह रीजन कहलाता है इसका एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या आता है? ईयर पिन्ना, जो ईयर पिन्ना मैसेज को रिसीव करने का काम करता है, कार्टिलेज का बना होता है और मैसेज को, साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करने का काम करता है, साउंड वेव्स को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ईयर कैनाल, जिसे ऑडिटरी कैनाल के नाम से भी जानते हैं या ऑडिटरी मीटस कहते हैं। ठीक है, ये इसमें जो है यहाँ पर हेयर प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, जिसे वैक्स ग्लैंड कहते हैं या सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं। वैक्स ग्लैंड या सेरुमिनस ग्लैंड कहेंगे, जो कि जो है वैक्स सेक्रेट करता है, जो वैक्स डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है ताकि वो ईयर ड्रम को नुकसान न पहुंचाने पाए। ईयर ड्रम क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये ईयर ड्रम कहलाता है, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक बेटा, इसे क्या कहते हैं? ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बाद फिर ये तीन, और ये जो रीजन होता है जिसे जो है ग्रीन कलर से दिखाया गया है, दिस इज नोन एज व्हाट? मिडल ईयर। दिस इज नोन एज मिडल ईयर। इसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग? मिडल ईयर कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? मिडल ईयर। इस मिडल ईयर में मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज नाम की तीन बोन्स होती हैं। मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज, इनका ये सीक्वेंस है MIS, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज ये स्टेप्स यहाँ पर लिखा है, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। ठीक है, ये तीन बोन्स होती हैं जो ये मिडल ईयर में रहती हैं, और ये जा करके फिर ओवल विंडो से कॉक्लिया के, ये इनर ईयर का पार्ट होता है कॉक्लिया। इस कॉक्लिया में जहाँ पर जो है सेंसरी सेल्स होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं, तो ये कॉक्लिया में जो है जा करके कॉक्लिया के ओवल विंडो के साथ जा करके कनेक्ट होता है। ठीक है, ओवल विंडो के साथ जाकर ये कनेक्ट होता है। और इसमें जो है ये कॉक्लिया को देखिए तो स्नेल जैसा है, जैसे एक स्नेल हो वैसा जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो स्नेल जैसा होता है। तो और ये जो है इसके ऊपरी हिस्से में देखिए तो यहाँ पर क्या लगा रहता है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स लगे रहते हैं। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है तीन होते हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पर अरेंज रहते हैं। तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पर अरेंज रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात और देखिए कि मिडल ईयर से एक ट्यूब जा करके नीचे की तरफ जा रही है। इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं स्टैचियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। ये ऑडिटरी ट्यूब या स्टैचियन ट्यूब क्या करता है? यह ये एयर को, क्योंकि इसमें सिर्फ एयर भरी रहती है, यह एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, और ये जा करके सीधे मुंह में खुलता है। ठीक है ना, फेरिंक्स रीजन में जाकर खुलता है। तो फेरिंक्स रीजन में खुलने के कारण ये जो है एयर प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसे अगर कोई हाई लाउड साउंड अगर जो है स्ट्राइक करता है, तो ये जो है एयर, जो यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है उस एयर पर एक प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है। तो वह प्रेशर भरा एयर जो है इस ऑडिटरी ट्यूब से मुंह की तरफ चलेगा और मुंह से बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो ये एयर प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। ठीक बेटा, आओ चलो देखते हैं इस पे क्वेश्चन कहाँ कहाँ है। तो ये हियरिंग एंड बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स हो गए, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर।
3 इसके पार्ट हो गए। ठीक बेटा। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल जिसे ऑडिटरी मीटर्स भी कहेंगे। तो पिन्ना रिसीव द वाइब्रेशंस फ्रॉम ईयर, ओके। और दूसरा क्या होता है कि इसी में वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होता है, जो मैंने अभी बताया, जो वैक्स जो है इन्फेक्शन से भी बचाता है, डस्ट पार्टिकल्स को भी ट्रैप करता है। मिडल ईयर में क्या होगा? 3 ईयर ऑसिकल्स होंगे, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज, ओके। एंड मिडल ईयर कनेक्टेड विद द फेरिंग्स, ये फेरिंग्स से कनेक्टेड रहता है भाई स्टैचियन ट्यूब, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्टैचियन ट्यूब। दूसरी बात क्या? दूसरी बात क्या कि इनर ईयर कंसिस्टेड ऑफ बोनी लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ, और जिसमें क्या होते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। बोनी लैब्रिंथ दैट हैव द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इसके अलावा क्या होता है? क्वाइल्ड पार्ट ऑफ लैब्रिंथ इज द कॉक्लिया, जो स्नेल जैसा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, ठीक है। द स्पेस विद इन कॉक्लिया इज फिल्ड विद द एंडोलिम्ब, कॉक्लिया के अंदर का स्पेस किससे भरा रहता है? एंडोलिम्ब से भरा रहता है। एंड स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कार्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कार्टी कहाँ प्रेजेंट होता है? बेसिलर मेम्ब्रेन पर बेसल मेम्ब्रेन पर, नीचे वाले मेम्ब्रेन पर जो है ऑर्गन ऑफ कार्टी प्रेजेंट होता है, जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर का काम करता है। अगर यह डिस्टर्ब हो जाए तो फिर सुनाई नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि जो साउंड वेव है, उस वेव को, उस वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में बदलने का काम कौन करता है? वह ऑर्गन ऑफ कार्टी करता है। ऑर्गन ऑफ कार्टी ही बॉडी साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्स में बदलने का काम करता है। ठीक है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में क्या होगा कि द एक्सटर्नल ईयर रिसीव द साउंड वेव्स एंड ट्रांसफर इट टू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम टिम्पैनम के पास जाएगा, टिम्पैनम में वाइब्रेशन होगा। टिम्पैनम जब वाइब्रेशन करेगा तो दिस वाइब्रेशन इज ट्रांसफर टू द ईयर ऑसिकल्स। टिम्पैनम से ये वाइब्रेशन कहाँ चला गया? अब ईयर ऑसिकल्स के पास चला गया। ईयर ऑसिकल्स अब इस वाइब्रेशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? टू द कॉक्लिया, कॉक्लिया को ट्रांसफर करेंगे, ठीक बेटा। और कॉक्लिया को जब ये ट्रांसफर होगा तो कॉक्लिया में ऑर्गन ऑफ कार्टी के पास जाएगा ये। दिस जनरेट्स द नर्व इम्पल्स which are transmitted by the auditory nerve to the auditory cortex of the brain, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कार्टी उस नर्व, उस साउंड वाइब्रेशन को, साउंड वेव को नर्व इम्पल्स में बदलेगा, जो नर्व इम्पल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ जाएंगे? ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएंगे ऑफ द ब्रेन, एंड देन पर्सन विल बी एबल टू लिसन द थिंग्स, ठीक है ना। तब वो चीज़ों को समझ पाएगा, लिसन कर पाएगा, ठीक है। द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो इसे क्या, ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स वह रीजन होगा जो कि इम्पल्सेस को रिसीव करके, साउंड वेव्स के इम्पल्सेस को रिसीव करके, साउंड वेव जो कि इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट हुआ है उसे रिसीव करेगा, और फिर वो चीज़ों, वह सुनाई देगी, वो बात जो है समझ में आएगी, ठीक है। चलो, तो अब एक क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है। द नर्व सेंटर विच कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग आर कंटेन्ड इन, किस में प्रेजेंट होता है भाई? ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस, पॉन्स, सेरिबेलम या थैलेमस? किस में प्रेजेंट होता है? हाँ, हाइपोथैलेमस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड एंड कोन्स ऑफ आई आर मॉडिफाइड। किसका मॉडिफिकेशन है ये? किस न्यूरॉन का? यूनिपोलर, बाइपोलर या मल्टीपोलर?
ये बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है ना, ये बाइपोलर न्यूरॉन का मॉडिफिकेशन होगा। स्टैचियन ट्यूब कनेक्ट्स मिडल ईयर टू द फेरिंग्स। मैंने अभी बताया कि स्टैचियन ट्यूब जो है मिडल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करता है, ताकि, और काम क्या होता है बेसिकली इसका, एयर प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट द मैमेलियन फोरब्रेन। फोरब्रेन में कौन कौन से पार्ट आता है? तो फोरब्रेन में बेसिकली आपके 3 पार्ट है, कौन कौन? थैलमस, हाइपोथैलमस एंड सेरिब्रम। थैलमस, हाइपोथैलमस एंड सेरिब्रम, ये 3 बेसिक पार्ट होते हैं इसके। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।